मुझे इतना तो पता चल चुका था कि वह मुझे और पिताजी को जानते थे, मगर कैसे? मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक विचार मेरे मन में आया। यदि वो आत्माएं मुझे और पिताजी को जानती थी तो यकीनन उनकी तस्वीर पिताजी और माँ की शादी की एल्बम में होगी। मैंने खोजबीन शुरू कर दी, अलमारी खोली और एल्बम निकालकर एक एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। मैं एल्बम के पन्ने पलटता गया मैं एल्बम के पन्ने पलटता गया, लेकिन मुझे उन दोनों आत्माओं की तस्वीर कहीं नजर नहीं आई। मन में विचार आया, हमारी एल्बम से ना सही पड़ोसी काका की एल्बम में से शायद कुछ सुराग मिल जाए। मैं कुछ देर माँ और पिताजी के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। माँ रोज पड़ोस के गांव के बड़े मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और पिताजी गांव के भ्रमण पर। जैसे ही दोनों चले गए, मैं भी पड़ोस के काका के घर निकल गया। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन है? रुको, आती हूँ, काकी ने अंदर से आवाज लगाई। अरे बेटा कमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए, काकी दरवाजा खोल कर बोली। नहीं नहीं काकी, मैं ठीक हूँ, मामूली सी चोट थी, घबराइए नहीं। वो दरअसल माँ मंदिर गई है और पिताजी गांव में, तो अकेले अकेले क्या करता, सोचा काका से मिल लूं। मैंने कहा। हाँ हाँ, काका से ही मिलना है, काकी को तो कोई याद ही नहीं करता, काकी बोली। मैंने कहा, नहीं नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है, सब समझती हूँ मैं। वैसे तेरे काका दरोगा जी से मिलने गए हैं, ना जाने क्या काम पड़ गया आज। पूछा तो कहते हैं कुछ काम है। कहीं जाते वक्त टोका मत करो। अब बताओ, मैं पूछूं भी ना? खाना ही बनाती रहूं, बर्तन ही धोती रहूं, यही काम रह गया है बस। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ अपनी सुनाने बैठ गई। तुम्हें कुछ पूछा तक नहीं, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ, काकी बोली। नहीं नहीं काकी, चाय बहुत पी ली आज, पानी ही ले आइए। मेरे यह कहते ही काकी किचन में पानी लेने गई। काकी अपनी शादी की एल्बम दिखाइए ना, मैं भी तो देखूं मेरी काकी पहले कैसी दिखती थी। काकी शर्मा कर बोली। अरे तू भी ना, रुक लाती हूँ। कैसी थी? कैसी थी क्या, ऐसी ही तो होंगी। काकी ने लकड़ी की पुरानी अलमारी में से एल्बम निकाली और उस पर से धूल झाड़ कर मुझे पकड़ाई। लो देखो। मैं एल्बम देखने लगा, एल्बम के पन्ने पलटता गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग नजर आ जाए, कि यकायक मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। काका काकी, माँ पिताजी और उनके साथ वही दो आत्माएं जो मैंने देखी थी। का, का, काकी जी, ये तस्वीर, मेरे माँ पिताजी के बगल में कौन खड़ा है? ये तस्वीर तो माँ पिताजी की शादी की है, मैंने पूछा। काकी ने हड़बड़ी में एक झटके में मुझसे एल्बम छीन ली और बोली, चलो बस करो, अब बहुत देख ली एल्बम, आ तुझे कुछ और दिखाती हूँ। देख ये स्वेटर मैंने बनाई है तेरे काका के लिए, कैसी है? मैं उसी बात पर अड़ा रहा। काकी बताओ ना, कौन है ये दोनों? काकी मन ही मन कुछ सोचने लगी, बोली, मैं तुम्हें बता तो दूं, पर तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे, वादा करो। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा किसी को भी। ठीक है, बताती हूँ। ये पगड़ी और धोती कुर्ते में तेरे दादाजी और लाल साड़ी वाली तेरी दादी जी। मैं भौचक्का रह गया, मेरे पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई। दादा दादी, ये थे मेरे दादा दादी। मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर चला आया। अरे कहाँ चला, खाना तो खाकर जा, काकी चिल्लाई। मैंने घर पहुंचकर फिर वही माँ पिताजी की शादी वाली एल्बम निकाली और वह तस्वीर ढूंढने लगा जो मैंने अभी अभी काकी के यहाँ देखी थी।
मुझे वह तस्वीर मिल भी गई, लेकिन उससे दादा दादी गायब थे। मैंने गौर से देखा तो पाया कि किसी ने बड़ी ही चालाकी से फोटो को उतना ही काटा है जहां तक दादा दादी थे, कैंची से या किसी नुकीली चीज से। दिमाग में कई सवाल उठने लगे कि आखिर पिताजी तो मुझे बचपन से बताते रहे कि दादा दादी उनकी शादी में बीमार थे, इसलिए एल्बम में नहीं है, और उन्हें फोटो खिंचवाने का भी कोई शौक नहीं था, इसलिए उनकी कोई फोटो हमारे पास नहीं थी। बचपन था तो कभी इस बात पर शक ही नहीं हुआ और ना ही ज्यादा ध्यान रहा, लेकिन अब शक होना स्वाभाविक था। पिताजी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों हमारे घर में कहीं भी दादा दादी की कोई फोटो नहीं है? क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहे थे? और उस रात दादी मेरे लॉकेट पर पिताजी की तस्वीर देखकर गुस्से में क्यों थी? मैं पूरी पड़ताल में जुट गया। मैंने सीधे पिताजी से यह पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे सच नहीं बताएंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, जिनका जवाब मुझे किसी भी हाल में लेकर रहना था। अगले ही दिन मैंने पड़ोस के गांव के दूध वाले से मिलने की ठानी, जिसको भूत दिखा था पुलिया पर। शायद उसे कुछ संकेत दिया हो दादा दादी ने। मैं उसके घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि वो अब कुछ सामान्य है, बहुत डर गए थे उस दिन भूत देखकर। वो अभी दो अभी आराम कर रहे हैं, तुम बैठो, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। वो यह कहकर भीतर चली गई। मैं बैठा बैठा इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नजर मेज पर रखी एक घड़ी पर गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह घड़ी तो शायद मैंने इससे पहले कहीं देखी है, मगर कहाँ? कि अचानक याद आया, यह तो मैंने काकी की एल्बम में देखी थी, दादाजी के हाथ पर। लेकिन यह घड़ी दूध वाले के पास कैसे आई? मैं सोचने लगा। जैसे ही वह आया, मैंने उससे पूछा, मेरे दादा की यह घड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? वह अचंभित था, जैसे उसका कोई राज खुल गया हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दबोच लिया। कहाँ भाग रहा था? बता, कहाँ से लाया यह घड़ी? बता। वो घबराया हुआ था, मानो उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। मैंने नहीं मारा बाबूजी, वो घबरा कर बोला। मैंने उसे और कसकर दबोच लिया। साफ साफ बता, वरना अभी तेरा काम किए देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। वो तो मैं उस दिन रोज की तरह शाम को दूध देकर आ ही रहा था कि मैंने दो लोगों को टार्च जलाए पुलिस के पास देखा। वो किसी को दफना रहे थे। मैं चुपचाप देख रहा। उनका चेहरा अंधेरे में मैं नहीं देख पाया। जैसे ही वो वहां से गए, मैंने मिट्टी खोद कर देखा तो बड़े बाबूजी और अम्मा जी थी। मैं कुछ देर तो अवाक रह गया, लेकिन अम्मा जी के गहने और बाबूजी की घड़ी देखकर मेरा मन बदल गया। मैंने उनके बदन से सारी कीमती चीजें निकाल दी और वापस उनको वहीं दफना दिया। गरीब हूं साहब, छोड़ दो मुझे, मैं लालच में आ गया था। साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने उन्हें नहीं मारा। वो मुझसे दया याचना करने लगा। मेरा सर तो मानो फटने को था। जोर से चीख कर रोने का मन था मेरा, और उतना ही गुस्सा भी। मैं उसे सीधा पुलिस स्टेशन में दरोगा जी को सौंप आया और उनको पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि इसके तो हम खूब खिदमत करेंगे लाठियों से, और जिन लोगों ने भी यह काम किया है उनको हर हाल में पकड़ कर रहेंगे। दरोगा जी ने मुझसे कहा, घबराओ मत बेटा, घर जाओ और अपने पिताजी को यहाँ भेजो। हम पुलिया पर जाकर जांच शुरू करते हैं। जय हिंद बेटा, सब कुछ ठीक होगा, घबराओ नहीं। मेरा दिमाग अचानक घूम गया। जय हिंद? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? कैसे भूल गया कि हवलदार साहब को हर बात के अंत में जय हिंद कहने की आदत है। क्या दादी का संकेत दरोगा जी की तरफ था? क्या दरोगा जी इस सब में शामिल थे, या वो इनसे मदद लेने के लिए मुझसे कह रही थी? उन्हें
पुलिस को सौंप दिया और माँ ने जब उनका साथ दिया तो मैंने माँ को भी सौंप दिया पुलिस के हाथों। कुछ दिन बाद पता चला कि वह पुलिस के गिरफ्त से भाग निकले। उस दिन के बाद मैं उनकी सारी यादें जला दी, उनकी तस्वीर, उनके कपड़े, फर्नीचर और सब कुछ। पर पिताजी दादा दादी भागे नहीं थे, उन्हें मारा गया था। पुलिया के पास दूध वाले ने अपनी आंखों से देखा है। ये सब मैंने पिताजी को सब कुछ बताया। जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए पिताजी, मैंने कहा। पिताजी अचंभित थे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पिताजी, हाँ ये सच है। आप बस चलिए तुरंत। मैं और पिताजी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन चले गए। दरोगा जी वहाँ नहीं थे। हमने सिपाही से पूछा तो कहने लगा, दरोगा जी तो पुलिया की तरफ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर प्रधान जी आए तो उन्हें यहीं बिठा कर रखना। मुझसे अब सब्र ना हुआ। दरोगा जी पर पहले ही मुझे संदेह था, तो मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। मैं और पिताजी पुलिया की ओर चले ही थे कि काका काकी और गांव के 2-3 लोग भी हमारे साथ चल दिए। पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि बांसुरी की एक धुन हमें सुनाई दी। ये धुन मैं पहचानता था। ये वही धुन थी जिसने मुझे सम्मोहित किया था और इसी धुन का संकेत दिया था दादी ने मुझे। मैंने सभी लोगों को चुप रहने का इशारा किया। थोड़ा पास जाकर देखा तो दूध वाला बांसुरी पर यह धुन बजा रहा था और दरोगा जी बोलने लगे, क्या खूब बजाए हो, धुन भी और कमल की भी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दूध वाला कहने लगा, अब उन्हें कौन समझाए कि हम दोनों ने ही बुढ़े बुढ़िया को मारा है, और वह कमल तो मुझ तक पहुंच ही गया था, पर मैंने बाजी ही पलट दी। बेवकूफ कहीं का। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। पिताजी, काका और सब लोग चकित रह गए। सब लोग उठे और उन पर टूट पड़े और उन्हें गांव वालों के पास ले आए। जब सारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने सब सच सच बताना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने सच बताना शुरू किया तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। दरोगा ने कहा, इस दूध वाले ने और मैंने दोनों बुढ़े बुढ़िया को मार डाला, और इतना ही नहीं, इस प्रधान के कपड़े पहने ताकि कोई देख भी ले तो शक इस प्रधान पर पड़ जाए। हमने पहले उन्हें अधमरा किया और बांसुरी की धुन बजाकर उनके ऊपर कूदने लगे। बेचारे बूढ़ों को लगा होगा कि उनका बेटा उन्हें मार रहा है। और ये सब हमने इस प्रधान की बीवी के कहने पर किया। इसका और इस दूध वाले का चक्कर चल रहा था कि एक दिन बुढ़े ने देख लिया। बेचारा बता भी नहीं पाया होगा प्रधान जी को। बूढ़े ने बहुत चेताया भाभी जी को कि मैं बोल दूंगा, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। लेकिन बुढ़े को क्या पता था कि मौका तो अब उसके पास नहीं है सांस लेने का। हमने बुढ़े के खिलाफ रेप की झूठी FIR दर्ज की, और क्या गजब की एक्टिंग की भाभी जी ने उस दिन इज्जत लुटने की। बस फिर क्या था, प्रधान जी ने हमारे हवाले कर दिया बुढ़े बुढ़िया को, और हमने भाभी जी के इशारे पर मरवा दिया। पूरे 5 करोड़ देने वाली थी वो मुझको, और इसका तो फायदा था ही। बस फिर क्या था, मार डाला। सबके सब दंग रह गए। मैं और पिताजी तो रो रो कर बेहाल थे। शहर से पुलिस आई और दूध वाले को, दरोगा को और माँ को लेकर चली गई। माँ की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ नजर आ रही थी। मैं और पिताजी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे कि तभी एक तेज रोशनी चमकी। दादा और दादी हम सबके सामने थे। पिताजी जमीन पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो पिताजी, मुझसे भूल हो गई। दादा दादी ने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और कहने लगे, भूल तो बेटा हमसे हो गई। जो हमने सोचा कि तुमने हमें मारा है, अब हम शांति से मुक्ति पा सकेंगे। सत्य की राह पर चलना, अन्याय का सामना करना, हमें तुम पर नाज है कमल। अपने पिता का ख्याल रखना। खेवट, तुमने हीरा पाया है, इसे संजो कर रखना।
और एक तेज रोशनी के साथ वो दोनों गायब हो गए।